हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तैयारी चल रही है एकदम अच्छी से। चलिए, तो आज लेके आए हैं आपके लिए 20 मिसलेनियस क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन। और आज जो लेके आए हैं 2017 में मेरे भाई पूछे गए एनटीपीसी के और कुछ ग्रुप डी के महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए देखते हैं कि एनटीपीसी में सीबीएसई 2 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा था। चलिए, कहता है हब्बल का नियम। चलिए आप लोग आंसर दीजिए तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। कहता है हब्बल का नियम किससे संबंधित है। ठीक है, बनाइए तो। देखिए, कहता है हब्बल का नियम हब्बल का नियम जो है एडविन हब्बल ने दिया था, उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया हब्बल नियम। ठीक है, एडविन हब्बल ने बताया था कि कोई भी आकाशगंगा जितनी हमसे दूर है वह उतनी ही हमसे दूर होती हुई या हटती हुई प्रतीत होती। ठीक है, और यह खगोल के बारे में बताया। ठीक है, और इनका संबंध खगोलज्ञ से था क्योंकि आकाशीय पिंड के बारे में बताया। तो कहता है हब्बल का नियम एडविन हब्बल ने दिया था, उन्हीं के नाम पर रखा गया, खगोल के बारे में बताए थे। और यह जो है खगोल से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे भाई? खगोल से संबंधित था। चलिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि नदी द्वीप मांजुली जो भारत का पहला एक जिला बन गया है। नदी द्वीप जो मांजुली द्वीप है ये एक जिला ही बन गया। ठीक है, तो कहता है किस राज्य में। ठीक है, तो बात करते हैं अगर नदी द्वीप मांजुली की, तो नोट कीजिएगा मेरे भाई। नदी द्वीप जो है वह नदी द्वीप जो मांजुली है यह सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन है? मांजुली। पूरे विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वह मांजुली नदी द्वीप है। और नोट कीजिए, मांजुली नदी द्वीप जो है यह असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नोट कीजिएगा, असम में पड़ता है। अगर आपसे पूछ ले किस नदी पर है, तो नोट कीजिएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और कहाँ है? असम में। तो आपका आंसर कहाँ हो गया? असम हो गया। असम में है यह। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है, तो लिखिएगा सबसे छोटा नदी द्वीप जो है वह उमानंद है। कौन है? उमानंद है। तो यहाँ पूछ रहा था कि नदी द्वीप मांजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है, यह कहाँ है? ये आपका असम में हो गया। सारे पॉइंट को मेरे भाई अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए, कहता है WWF का पूरा नाम क्या है। देखिए, बात करते हैं WWF के, तो इसका WWF का जो आविष्कार किया यह टिम बर्नर्स नामक व्यक्ति ने 1989 ईस्वी में इसका आविष्कार करता है। कब करता है? 1989 ईस्वी में आविष्कार करता है। और लेकिन इसकी शुरुआत जो होती है वह 6 अगस्त 1991 से होता है। नोट कीजिएगा, 1989 ईस्वी में इसकी। ठीक है, WWF का जो है आविष्कार किसने किया? तो टिम बर्नर्स ने 1989 में हुआ, लेकिन 6 अगस्त 1991 ईस्वी को इसका जो है शुरुआत हुआ। ठीक है, और इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। आंसर हो जाएगा सी। पूछेगा किसका आविष्कार कब हुआ? WWF का 1989 में हुआ मेरे भाई। लेकिन अगर आपसे पूछे लेकिन इसकी शुरुआत कब हुआ? 6 अगस्त 1991 से इसका शुरुआत होता है। किसने आविष्कार किया था? टिम बर्नर्स नामक व्यक्ति ने इसकी आविष्कार किया। तो चलिए, आपका आंसर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बनाइए तो क्या कहता है। देखिए, कहते हैं परम शून्य तापक्रम। देखिए, पिछले टेस्ट डिस्कशन में भी हम तापमान के बारे में कई क्वेश्चन बताए थे। चलिए आज भी देखते हैं। बात करते हैं परम शून्य तापक्रम। तो परम शून्य तापक्रम जो है दर्शाता है आपका यह, तो आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसे और पॉइंट जानते क्या क्या पूछता है। उसके बाद पूछता है कि पानी, पूछेगा कि किस फ़ारेनहाइट पे
सेल्सियस डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है बराबर होता है किस तापमान पर, तो 40 डिग्री सेल्सियस और -40 पर जो है बराबर होता है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि किस तापमान पर जल का जमाव बिंदु समान होता है, किन दो तापमानों पर, तो लिखिएगा। तो पहले तो देखते हैं डिग्री सेल्सियस में जल का जमाव बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। वाष्प की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है पानी क्या बनता है, बर्फ बनता है। और 212 डिग्री सेल्सियस पर जो है खौलना प्रारंभ कर देता है, वाष्प बन जाता है। बात करें केल्विन में तो 273 हो जाएगा और इसमें होगा 373। र्यूमर में तो 0 डिग्री जो है र्यूमर होगा और इसमें 80 डिग्री र्यूमर। ठीक है, यानी 0 डिग्री र्यूमर पर और 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जो क्या बनता है मेरे भाई, पानी जो क्या बनता है, बर्फ बन जाता है। तो चारों पॉइंट नोट कीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि र्यूमर में जल का वाष्प बिंदु क्या होगा तो कितना हो जाएगा, 80 डिग्री र्यूमर हो जाएगा। पानी का जमाव बिंदु र्यूमर में कितना होता है, 0 डिग्री र्यूमर होता है। चारों का चारों पॉइंट नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में टपकता है मेरे भाई। चलिए, कहता है किसी पौधे का दिशात्मक विकास, हाँ कहता है अनुवर्तन। देखिए, अनुवर्तन का मतलब होता है किसी भी पौधे का एक दिशा में विकास। ठीक है, एक निश्चित दिशा में विकास ही जो है क्या कहलाता है, अनुवर्तन कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी पौधे का दिशात्मक विकास। क्या कहा जाता है, किसी पौधे का दिशात्मक विकास ही क्या कहलाता है, अनुवर्तन कहलाता है। चलिए, हो गया। छठा क्वेश्चन कहता है कि भारत के भुगतान बैंक, कहता है कि जो भी भारत के भुगतान बैंक है वह निम्न में से किसकी सुविधा नहीं देता है। तो देखिए, जमा राशि स्वीकार करने की सुविधा उस है या जो है व्यवस्था सुविधा देती है। धन प्रेषण सुविधा प्रदान करना ये भी सुविधा देती है। साधारण बीमा उत्पादों का वितरण ये भी करता है। लेकिन पैसा उधार देना नहीं, ये पैसा उधार नहीं देता। आंसर हो जाएगा आपका डी। कहता है कि भारत के भुगतान बैंकों के निम्न में से किसकी अनुमति नहीं करता है, तो पैसा उधार देना यह अनुमति नहीं करता है। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान में रखिएगा पॉइंट से, यहाँ से बार प्रश्न पूछता है मेरे भाई। चलिए बनाइए। तो क्या कहता है 7वां क्वेश्चन, देखिए तो ये तो आप आसानी से बना सकते हैं क्या मेरे भाई, एकदम इजी। गुरुत्वाकर्षण में भी इसका चर्चा हुआ है कि नहीं, कई बार ये होता है। कहता है कि पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान कितना होता है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है और यहाँ 11.2 मीटर पर सेकेंड। क्या होता है मेरे भाई, हल्का क्वेश्चन में ही बच्चे से ज्यादा गलती होता है। अगर ये ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन दे दे 11.2 मीटर पर सेकेंड, तो खाली बच्चा देखेगा कि पृथ्वी का प्लान वेग है, खाली खोजे 11.2 मीटर पर सेकेंड करनी है, बाप रे बाप, बस देखेगा फर्स्ट ऑप्शन में मार देगा, एकदम निकल जाएगा। बाद में बाहर आएगा, पता चले दोस्त पूछेगा अरे ये क्वेश्चन इजी था, पूछेगा कि इसका 11.2 मीटर पर सेकेंड होगा, बाद में चलेगा ला गलती हो गया। तो मेरे भाई हल्का क्वेश्चन में ही अधिक गलती होती है, और अगर हल्का क्वेश्चन में अगर आप गलती कीजिएगा तो फिर आप पिघा जाइएगा। इसलिए ध्यान से एकदम हल्का क्वेश्चन को पढ़िएगा और एग्जाम में क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं शुरू में पढ़ा कि यह स्थापना हुआ और लास्ट में लगल रहता है नहीं, लास्ट में लगल रहता है नहीं, तो बस आधा क्वेश्चन पढ़े सब टिक दिए, बाद में पता चला कि जाए में तो नहीं पूछ रहा था। ये सब से बचिए मेरे भाई। ये सब अगर सब ये सब छोटा छोटा पॉइंट अगर ध्यान देते हैं तो आपका 2-3 नंबर जो है प्लस ऐसे ही हो जाएगा। देखिए क्या कहता है, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड नहीं होगा। ठीक है, तो सब पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। इसलिए जब भी क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूरा पढ़िए। जैसे देखिए कहता है इनमें से कौन तरंग की विशेषता नहीं है। देखिए तरंग क्या होता है, तरंग क्या होता है मेरे भाई, तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है।
तरंग क्या है? एक प्रकार का विक्षोभ है। इसमें तरंग के में माध्यम के कण जो है स्थानांतरित नहीं होते हैं, ये एक ही स्थान पर जो है कंपन करते हैं, तरंग कहलाते हैं। ठीक है, हम बात करें तरंग का, तो तरंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यांत्रिक तरंग होता है और एक होता है अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग उसे कहते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं और इसकी मुख्य विशेषता क्या क्या होता है? इसका आवृत्ति होता है, तरंगदैर्घ्य होता है और क्या होता है? आयाम होता है। लेकिन इसकी विशेषता माध्यम नहीं होता है। तरंगदैर्घ्य होता है, आयाम होता है, गुण इसका आवृत्ति गुण है, लेकिन इसका माध्यम गुण नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? माध्यम हो जाएगा। चलिए, कहता है इलेक्ट्रॉन के समतुल्य बनाइए, तो इसका आंसर क्या होगा? समतुल्य का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन के समान ही आवेश, द्रव्यमान लगभग समान हो, इसके कारण उसे प्रतिद्रव्य या प्रतिकण कहा जाता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो समतुल्य जो कण कहा जाता है वो पॉजिट्रॉन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पॉजिट्रॉन को कहा जाता है। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पर, तो लिखिए इलेक्ट्रॉन पर जो है -1 चार्ज रहता है। ठीक है, न्यूट्रॉन पर जो है कोई आवेश नहीं रहता है, इस पर आवेश नहीं है, इस पर आवेश नहीं है। प्रोटॉन पर लिखिएगा, इस पर आवेश जो है +1 आवेश रहता है। ठीक है, बात करें इलेक्ट्रॉन की खोज, लिखिएगा इसकी खोज थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज लिखिएगा चैडविक किया था और प्रोटॉन में लिखिएगा इसका खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। कहीं कहीं आपको गोल्डस्टीन मिलेगा मेरे भाई, कुछ किताब में गोल्डस्टीन है, लेकिन प्रोटॉन का खोज आप लोग रदरफोर्ड ही मारिएगा। इसका खोज जो है रदरफोर्ड ही ने किया था। तो कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहते हैं? तो पॉजिट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जैसे थॉमसन ने किया। न्यूट्रॉन का किसने किया? चैडविक ने। प्रोटॉन का किसने किया? रदरफोर्ड ने। यह पूछता है कि किस पर आवेशहीन कौन सा कण? न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन पर +1 इकाई धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, -1 जो है इस पर आवेश होता है। तो चलिए सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए बनाइए, तो क्या कहता है मेरे भाई? 10वां क्वेश्चन, देखिए कहता है प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए बात करते हैं बृहदेश्वर मंदिर के, तो नोट कीजिएगा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर जो, नोट कीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट, यह शिव भगवान को समर्पित है। यह जो है तमिलनाडु में पड़ता है मेरे भाई। और नोट कीजिएगा यह ग्रेनाइट का बना हुआ है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बृहदेश्वर मंदिर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर है, इसकी ऊंचाई कितना है? 65 मीटर जो है इसकी क्या है? ऊंचाई 65 मीटर ऊंचाई है। शिव भगवान को यह समर्पित है, ग्रेनाइट का बना हुआ है और यह बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? आपका तमिलनाडु में है। चोल वंश के शासक राजा प्रथम ने बनाया था, इसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए, कहता है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? चलिए बनाइए, तो देखिए अगर बात करते हैं प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, तो नोट कीजिए प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है जेबी मालवंकर थे। अगर उपाध्यक्ष पूछे तो कौन था? अनंत सैनम अयंगर थे। नोट कीजिएगा, प्रथम उपाध्यक्ष पूछे तो अनंत सैनम अयंगर थे। अगर पूछे कि प्रथम लोकसभा सत्र जो है कब शुरुआत हुआ था, प्रथम सत्र जो चला था, तो वह लिखिएगा प्रथम सत्र जो है 13 मई 1952 को। कब शुरू हुआ था? 13 मई 1952 को प्रथम सत्र शुरू हुआ था और इसके प्रथम लोकसभा जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? जीबी मालवंकर थे। तब का आंसर क्या हो गया मेरे भाई? बी नंबर हो गया। चलिए 12 नंबर बनाइए, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए कहता है किस वंश के शासक को, कहता है किस वंश के शासक को सुल्तान नहीं कहा जाता था? देखिए तो मुगल वंश के जो शासक थे इसे सुल्तान नहीं कहा जाता था, सुल्तान के नाम से नहीं जाना जाता था। किसे? मुगल वंश के शासक से। बात करें मुगल वंश के, तो मुगल वंश की स्थापना बाबर द्वारा लोदी वंश के अंतिम शासक, ठीक है, लोदी वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोदी के बीच क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है।
इसमें इब्राहिम लोदी बुरी तरह से हारता है और बाबर जो है विजयी होता है। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना किया जाता है, ठीक है। और मुगल वंश के सुल्तान को जो है, मुगल वंश के शासक था उसे सुल्तान नहीं कहा जाता था, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या था, किस वंश के शासक को सुल्तान नहीं कहा जाता था, तो आंसर क्या हो गया, मुगल वंश। क्या हो जाएगा, मुगल वंश हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए 13 नामक क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए इसे तो आप आसानी से बना सकते हैं मेरे भाई, इस पर कई बार डिस्कशन भी चल चुका है। क्वेश्चन पूछा था कि मानव में हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ स्थित होता है, क्या तो बताए थे कि मस्तिष्क का भाग होता है या किसका, मस्तिष्क में स्थित रहता है। भूख प्यास प्रेम घृणा सभी का नियंत्रण केंद्र बिंदु कौन होता है, हाइपोथैलेमस होता है। चलिए कहता है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, चलिए फटाफट बनाइए। तो कहता है कि रॉलेट एक्ट जो है किस वर्ष पारित हुआ मेरे भाई, फटाफट बनाइए। तो चलिए बना लिए, देखिए क्या कहता है, कहता है रॉलेट एक्ट, तो नोट कीजिएगा 19 मार्च 1900 ईस्वी को 1919 को रॉलेट एक्ट जो है पारित किया गया, ठीक है। यह रॉलेट एक्ट जब आया, इसके तहत किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और उसके लिए व्यवस्था किया गया कि नो वकील नो अपील और नो दलील, ठीक है। ना आप अपील कर सकते हैं, ना दलील, और ना ही वकील लग सकते हैं। तो नो वकील नो अपील नो दलील व्यवस्था किया गया। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट आया और इसके तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार था। शक हुआ तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। और इसके विरोध में जो है, इसी के विरोध में लिखिएगा 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी जो है आंदोलन शुरू हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, देशव्यापी आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। और ठीक है, इसी से रिलेटेड जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक सभा आयोजित किया गया था। सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में, गिरफ्तारी को लेकर वे लोग वहां सभा में उपस्थित हुए थे, जिस पर जनरल डायर जो है अंधाधुंध गोलियों का बौछार करवा, जिसमें बहुत सारे लोग जो है मेरे भाई मारे जाते हैं। उसमें पंजाब का गवर्नर ओ डायर रहता है, कौन रहता है, ओ डायर रहता है उसमें पंजाब का गवर्नर, ठीक है। और इसे जो है कला कानून के नाम से संबोधित किया गया। तो कहता है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, 19 मार्च 1921 को पारित हुआ था, सॉरी 1919 को पारित हुआ था। तब का आंसर क्या हो जाएगा, 1919। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। चलिए कहता है दुर्लभ मृदा तत्वों की संख्या, ठीक है, नोट बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। बात करते हैं दुर्लभ मृदा तत्वों की संख्या, तो लिखिएगा लेंथेनाइट। लेंथेनाइट का जो श्रेणी होता है इसी को कहते हैं क्या, दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व को कहा जाता है किसको, लेंथेनाइट श्रेणी तत्व के जो होते हैं, यह 58 से लेकर के 71 तक के तत्व को लेंथेनाइट श्रेणी तत्व कहा जाता है और इसे ही दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। और दुर्लभ मृदा तत्वों की संख्या कितना होता है, 14 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 14 होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि लिथियम ऑक्साइड का, पूछेगा लिथियम ऑक्साइड, तो लिखिएगा La2O3 होता है। लिथियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है मेरे भाई La2O3 होता है। और नोट कीजिएगा इसका जो उपयोग किया जाता है ना, इसका उपयोग लिखिएगा क्रूक्स कांच में, किसमें प्रयोग किया जाता है, कई बार पूछ लिया है कि लेंथेनाइट ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, La2O3 होता है। इसका उपयोग क्रूक्स कांच में किया जाता है। और लेंथेनाइट जो श्रेणी है उसी को कहा जाता है क्या, मृदा तत्व कहा जाता है। इसकी संख्या 14 है और 58 से लेकर 71 तक के तत्व क्या कहते हैं, लेंथेनाइट कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी 14 हो जाएगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 16 में क्या कहता है, बनाइए। तो
देखिए 16 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि प्रसव पीड़ा किस दीवारों के संकुचन के कारण होता है। जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो उस समय काफी पीड़ा, काफी दर्द महसूस होता है। यह किसके कारण होता है? तो देखिए प्रसव, नोट कीजिएगा, प्रसव पीड़ा के कारण जो अधिक दर्द होता है यह गर्भाशय के संकुचन के कारण होता है। किसके कारण होता है? गर्भाशय के संकुचन के कारण जो होता है पीड़ा होती है। उसके बाद लिखिएगा बच्चे के जन्म के समय एक हार्मोन जो है निकलता है। वह हार्मोन जो है बच्चे को जन्म देने में, जन्म कराने में काफी जो है मदद करता है। उस हार्मोन का नाम लिखिएगा रिलैक्सिन हार्मोन। कार्पस लुटियम से यह हार्मोन जो है रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। रिलैक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य होता है कि जो गर्भाशय का जो संकुचन हो रहा है, गर्भाशय का संकुचन को रोकना और ग्रीवा का जो मुंह का आकार होता है उसे फैलाना, ताकि एक माँ अपने बच्चे को आसानी से जन्म दे सके। यह मुख्य रूप से भूमिका निभाता है रिलैक्सिन हार्मोन और काफी महत्वपूर्ण हो जाता है उस समय। तो कहता है कि प्रसव पीड़ा किस दीवारों के संकुचन के कारण होता है? तो आपका हो गया गर्भाशय, और इसी को संकुचन को रोकने के लिए और ग्रीवा के मुंह को फैलाने के लिए जो है कौन सा हार्मोन निकलता है? रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, कार्पस लुटियम के से निकलता है। चलिए आपका आंसर क्या हो गया? गर्भाशय हो गया। अगर आपसे पूछ ले कि मादा में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, मादा, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, इसलिए मादा में ही स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मादा का जो स्तन ग्रंथियां है यह किसका रूपांतरण है? प्रारंभ में मादा में श्वेत ग्रंथि होती है, स्तन ग्रंथि नहीं होती है। श्वेत ग्रंथि जो है आगे चलकर वो रूपांतरित होते किसमें? स्तन ग्रंथि में। तो लिखिएगा श्वेत ग्रंथि का ही रूपांतरित हो जाने के बाद क्या बनता है? स्तन ग्रंथि बनता है। तो नोट कर लीजिएगा स्तन ग्रंथि किसका रूपांतरण है? तो श्वेत ग्रंथि का रूपांतरित रूप होता है। चलिए सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। कहता है गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? तो 1961 ईस्वी को, 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा जो है पुर्तगालियों से आजाद होता है। पुर्तगालियों का अधिकार रहता है गोवा पर। तो कब मनाते हैं गोवा का मुक्ति दिवस? कब मनाते हैं? 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को क्या मनाते हैं मेरे भाई? गोवा मुक्ति दिवस जो है 19 दिसंबर को मनाते हैं। इस पर किसका अधिकार था? इस पर जो है नोट कीजिएगा पुर्तगालियों का अधिकार था। किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का अधिकार था। 31 दिसंबर को मनाते हैं किसान दिवस। नोट कीजिएगा 31 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं, और इससे मनाते हैं सीआरपीएफ। सीआरपीएफ की स्थापना दिवस जो है 28 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट जो है नोट कर लीजिए। कहता है पुस्तक डिसेंट ऑफ मैन के लेखक कौन है? चलिए बनाइए। तो पुस्तक कहता है डिसेंट ऑफ मैन के लेखक कौन है? आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए तो क्या होगा? बना लिए। बात करते शिवानंद का, तो नोट कीजिएगा डिवाइन लाइफ। लाइफ डी बन जाएगा, दूसरा हो जाएगा डिवाइन लाइफ किसका है? शिवानंद का। कैथरीन मेयो का लिखिएगा मदर इंडिया। ठीक है, रूसो का लिखिए द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका है? रूसो का है। और पुस्तक डिसेंट ऑफ मैन किसका है? चार्ल्स डार्विन का है। रूसो का द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। डिवाइन लाइफ जो है शिवानंद का है। और मदर इंडिया किसका है? कैथरीन मेयो का है मदर इंडिया। ठीक है, तो सारे पर नोट कर लीजिएगा। आंसर हो गया आपका चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखा गया पुस्तक है डिसेंट ऑफ मैन के लेखक चार्ल्स डार्विन है। चलिए सारा पर नोट कर लीजिए। चलिए मेरे 19 नंबर न्यूमेरिकल है। चलिए देखिए बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं मेरे भाई? न्यूमेरिकल से दूर भागते हैं। न्यूमेरिकल सोचते हैं कि नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। न्यूमेरिकल आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपका जो है 3-4 नंबर, 3-4 न्यूमेरिकल जो रहते हैं एग्जाम में, ये आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। बस न्यूमेरिकल में कोई भारी न्यूमेरिकल नहीं होता है मेरे भाई, बस थोड़ा सा प्लाना चलाना सीखिए। सारे न्यूमेरिकल बनाना हम सिखा देंगे आपको, पूरी गारंटी है। चलिए देखिए कहता है एक समान
कहता है विराम से गति प्रारंभ करके एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान त्वरण से चलती तो वह वस्तु प्रथम 10 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या। पिछली क्लास में भी 2 न्यूमेरिकल लाए थे। उम्मीद है कि आपसे वो सारे न्यूमेरिकल जो है अब परीक्षा में नहीं छूटेंगे। जो भी न्यूमेरिकल लाते हैं वो फॉर्मूला बस ध्यान रखिएगा, सारा न्यूमेरिकल आपका जो है बन जाएगा। अगर आप अदर एकेडमी पर डेली जो है डिस्कशन देखते हैं मंडे टू फ्राइडे, तो आपका वो सारे न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे, क्योंकि बार बार रिवीजन हम करते हैं, बड़ा पिछला क्वेश्चन भी लाते हैं ताकि आपका अधिक से अधिक रिवीजन हो। और पूरी गारंटी है कि एग्जाम तक इतना आपका रिवीजन करवा देंगे कि आपका एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा मेरे भाई। तो देखिए बात करते हैं, गति प्रारंभ करके एक समान वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण से चलती है तो कहता है वह वस्तु द्वारा प्रथम 10 सेकंड में तय की गई दूरी क्या है। देखिए एक समान त्वरण से इसका 3 फॉर्मूला होता है। एक v बराबर होता है u प्लस at और एक होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है, u स्क्वायर प्लस क्या होता है 2s होता है, और एक होता है s बराबर होता है u प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, यह 3 फॉर्मूला होता है मेरे भाई। तो देखिए, तो आप इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, कौन सा इसमें फॉर्मूला हम जो है यूज करेंगे, और तीनों फॉर्मूला को ध्यान में रखिए। बस एक गति समीकरण समान एक समान त्वरण से 3 ही फॉर्मूला होता है और इसी पर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, भी निकालना हो तो u a और t, कहीं कहीं भी अगर u मालूम नहीं है, अगर a या t मालूम है, फिर भी हम जो है भी निकाल सकते हैं प्रारंभिक वेग, और u होता है v होता है अंतिम वेग, और u क्या होता है प्रारंभिक वेग होता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्या कहता है विराम से प्रारंभ करके कह रहा है मेरे भाई। इसका मतलब कि यहाँ पर u क्या हो गया 0 हो गया, t कितना का था 10वां सेकेंड, तो 10 सेकेंड हो गया, और कुछ दिया हुआ है, और चलती है 4 मीटर सेकेंड, और त्वरण दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए u का मान 0 है, तो मतलब u तो मालूम हो गया, a भी मालूम है, t भी मालूम है, तो कौन फॉर्मूला लगेगा, इस वाला फॉर्मूला आसानी से लग जाएगा ना। बस आप कुछ नहीं करना है, दिया हुआ क्या है से आपको देख लेना है, ये 3 फॉर्मूला याद रखना है। v बराबर क्या होता है u प्लस at, v बराबर u स्क्वायर प्लस 2s होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। ठीक है, इसमें देखिए u 0 है प्रारंभिक u, मतलब इसका मान मालूम हो गया हमको, t हो गया 10 सेकंड, a हो गया 4 मीटर पर सेकंड, त्वरण भी मालूम है। तो देखिए इसमें v भी है, त्वरण भी है, और t भी है, तो कौन फॉर्मूला लगेगा, s बराबर फॉर्मूला लग जाएगा, s बराबर ut प्लस हाफ at, बस लगा दीजिए। u हो गया 0 प्लस 1/2 गुने a मतलब गुने 4 और गुने t स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर कितना करेंगे, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। देखिए 2 से कट जाएगा 2 मरतबे, कितना हो जाएगा 200 मीटर। देखिए एकदम कितना आसान है। बस आप न्यूमेरिकल से मेरे भाई भागिए नहीं, न्यूमेरिकल सीखिए कैसे बनता है। एकदम आपके लिए 3-4 नंबर सवाल जो है ग्रुप डी में भी खूब न्यूमेरिकल देखे होंगे, एग्जाम में दिए होंगे, खूब पूछा है। न्यूमेरिकल से भागिए नहीं, डरिए नहीं, न्यूमेरिकल मैथ की तरह है और आपको यह नंबर अच्छा नंबर देखा जाएगा। बस फार्मूला याद रखना है, न भी याद रहता है तो भी कोई बात नहीं, आप रेगुलर आधार से एकेडमी क्लास से जुड़े रहिए, आपका सारा न्यूमेरिकल जो है आसानी से बनेगा। ठीक है, इस हिसाब पर भी न्यूमेरिकल बड़े पिछले क्लास में भी न्यूमेरिकल लाए थे। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए बनाइए तो मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। देखिए पिछले क्लास में भी इस ऐसा न्यूमेरिकल लाए थे मेरे भाई, बस थोड़ा सा डिजिट चेंज है। उम्मीद है कि बना लीजिएगा। जो बच्चे रेगुलर दर्श एकेडमी डिस्कशन देखते हैं वो तो 100% बना ही देंगे मेरे भाई, और न्यूमेरिकल जो है बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रात दिन जीके जीएस आप लोग खूब पढ़ते हैं, है कि नहीं। न्यूमेरिकल और मैथ जो है, न्यूमेरिकल भी एक मैथ ही की तरह है, लेकिन न्यूमेरिकल और मैथ जो है ये आपको नंबर देगा, क्योंकि एक बार बना तो इसमें गलती होने का चांसेस नहीं होता। लेकिन जीके जीएस में क्या होता है कि याद कर रहे हैं, थोड़ा भी अगर कंक्लूजन वाला ऑप्शन दे दिया मिलता जुलता तो वहाँ कंफ्यूज हो जाएगा, गलती हो जाएगा। लेकिन मैथ में गलती नहीं होता, नहीं याद है तो बन भी नहीं करेगा, और नहीं तो बन गया तो आंसर डायरेक्ट आ गया। ठीक है, तो देखिए
इसमें समझने वाला थोड़ा सा बात क्या है, देखिए कहता है कि मान लीजिए कि यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, यह भाई जो है वह ताली बजाते हैं, तो ताली बजाते तो यहाँ से साउंड निकलेगा, और यह जो है यह एक चट्टान है, ठीक है। तो कहता है कि एक व्यक्ति चट्टान के पास ताली बजाता है, 8 सेकंड बाद इसकी गूंज सुनाई देता है। गूंज का मतलब क्या? गूंज का मतलब कि ध्वनि इससे गया और इसे टकराने के बाद सुनाई दिया ना। तो अब ध्वनि क्या होगा कि इसका तरंग यहाँ जाएगा, इस चट्टान से टकराएगा, उसके बाद फिर ये लौट के आएगा यहाँ, तब नहीं इसको सुनाई देगा। मतलब जाएगा ध्वनि, इससे टकराएगा, उसके बाद जो है ध्वनि टकराने के बाद क्या होगा, ध्वनि का परिवर्तन होगा, टकराएगा, उसके बाद गूंज सुनाई देगा इसका, और जाने में समय और आने में समय, टोटल समय दिया हुआ इसका मतलब कि 8 सेकेंड है, ठीक है। मतलब जब ताली बजाएगा तो इस ताली बजाएगा तो यहाँ से ध्वनि निकलेगा, जाएगा चट्टान के पास, टकराएगा, टकराने के बाद ही ना गूंज सुनाई देगा, तो टकराने के बाद फिर आएगा तब ना सुनाई देगा। इसका मतलब कि ध्वनि गया टकरा कर फिर आया, ध्वनि गया टकरा कर फिर आया, जिसमें टोटल सेकंड कितना लगता है, 8 सेकंड लगता है। लेकिन इसके जो दूरी वास्तविक है वह कितना, लेकिन जो वास्तविक समय है वो कितना है, 4 सेकंड है। जाने में तो लगा 4 सेकंड ना, 4 सेकंड में गया, 4 सेकंड में आया, तो 4 सेकंड 4 सेकंड 8 सेकंड हो गया, तब ना दिया कि 8 सेकंड बाद इसका गूंज सुनाई देता है। इसका मतलब कि जाएगा, टकराएगा, फिर वापस आएगा, तब सुनाई देगा 8 सेकंड में। इसका मतलब 4 सेकंड जाने में लगा और 4 सेकंड आने में लगा, तब सुनाई दिया। तो यहाँ पर समय हो गया आपका 4 सेकंड, टी हो गया 4 सेकंड। अब कहता है क्या, दूरी क्या होता है, दूरी निकालना था फॉर्मूला, जनरली फॉर्मूला निकालते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। देखिए चाल, ध्वनि के चाल जो है वेग दे दिया है 346 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए 346 रख दीजिए और समय कितना है 4 सेकंड, बस गुना कर दीजिए। 6 चक 24 से कितना हो जाएगा 4, हासिल कितना हो गया 2, 4 चक 16, 2 18 के 8, हासिल कितना हो जाएगा 1, और 4 तिया 12 और 1 13, 1384 मीटर हो गया आंसर है ऑप्शन में। देखिए तो देखिए न्यूमेरिकल कोई भारी नहीं है, सिर्फ दूरी निकाला। दूरी बराबर फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे, चाल दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। बस थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि गूंज सुनाई देती है मेरे भाई, इसका मतलब कि ध्वनि जाएगा, इससे टकराएगा, उसके बाद वापस आएगा, उसके बाद में इसको गूंज सुनाई देगा। जब तक ध्वनि टकराएगा नहीं, परावर्तन जब तक सुनाए गूंज सुनाई देगा नहीं इसको, तो इसका मतलब कि जाने और आने में टोटल समय दिया हुआ 8 सेकंड। क्या करते हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय, डायरेक्ट गुना कर देंगे, इतना में 8 से गुना कर देंगे, ऐसा मार देंगे डी, नहीं वैसे नहीं करना है। जाने और आने का समय दिया हुआ है, लेकिन तो इसमें समय जो होगा वह 4 सेकंड रहेगा। जब जाने आने का समय देगा तो हमेशा इसका आधा समय लीजिएगा, ठीक है, और आसानी से आपका दूरी बराबर 4 गुने समय बैठा दीजिए। तैयार है मेरे भाई आज का प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, सारा क्वेश्चन डिस्कशन हो गया। न्यूमेरिकल को अच्छे से नोट कीजिएगा, सारे पॉइंट अच्छे से नोट करिएगा, बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।